हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी और पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, ये सबसे पहले एक बात जानने की होती है कि इन्वेजिव प्रोसीजर कौन सा होता है और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कौन सा होता है। तो जो हमारा इन्वेजिव प्रोसीजर होता है वो होता है इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के इनसाइड में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के देन डायग्नोसिस किया जाता है, देन वो टेस्ट किया जाता है परफॉर्म। ठीक है, बट जो नॉन इन्वेजिव वो टेस्ट होते हैं वो होते हैं हमारे आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, ये सारे होते हैं नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर की। तो पल्स ऑक्सीमीटर भी हमारा एक तरीके से नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। अब ये क्या करता है, ये ऑटो सेचुरेशन, जो हमारे क्लाइंट है, जो भी हमारा पेशेंट है, जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन होती है वो कितनी होती है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। सेचुरेशन से आप क्या समझते हैं? जो सेचुरेशन होता है, सेचुरेशन का मतलब होता है ऑटो कैरिंग कैपेसिटी इन हीमोग्लोबिन। हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कितनी है, उसका मतलब होता है सेचुरेशन। ठीक है, देन है पल्स ऑक्सीमीटर यूजेस इंफ्रारेड लाइट। जो पल्स ऑक्सीमीटर जब भी हम प्रोब लगाते हैं पेशेंट की फिंगर में, तो उसमें से एक लाइट पास होती है और उस लाइट का जो नाम होता है वो होता है इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, और इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सी लाइट होती है जो पल्स ऑक्सीमीटर में से निकलती है। तो उस लाइट का नाम जो होता है वो होता है इंफ्रारेड लाइट। जैसे कि फोटोथेरेपी के अंदर जो ब्लू कलर की लाइट होती है, उसी तरीके से पल्स ऑक्सीमीटर या फिर हम कार्डियक मोटर में जब पल्स ऑक्सी के प्रोब लगाते हैं तो उसमें से जो लाइट अपर सेगमेंट में से नीचे लोअर वाले सेगमेंट में पास होती है, उस लाइट को हम कहते हैं इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, देन आता है मेजरिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री उसको हम कहते हैं। Then the oxygen saturation is an indicator of percentage of hemoglobin saturated with O2. ठीक है, नेक्स्ट वन इज यू माइट नीड पल्स ऑक्सीमीटर इफ यू हैव। आपको पल्स ऑक्सीमीटर की नीड कब कब पड़ सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, उस टाइम पे भी उस पेशेंट को हमारे को पल्स ऑक्सीमीटर की नीड होती है। हार्ट अटैक क्या होता है, डैमेज ऑफ सेल और टिश्यू रिजल्टिंग लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट और कार्डियक मसल्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है। अनदर वन इज हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, या हम कह सकते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है, उसमें भी हमारे को पल्स ऑक्सीमीटर की नीड पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर भी हमारे को पल्स ऑक्सीमीटर की नीड होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, देन है हमारा लंग कैंसर यानी कि न्यूप्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ लंग्स। ठीक, अनदर वन इज कोविड-19, वायरल इन्फेक्शन है, और किस तरीके का इन्फेक्शन होता है, ये आरएनए वायरस इन्फेक्शन होता है। ठीक है, कोविड-19 में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मतलब पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी हो गई, डेली बेसिस की चीज हो गई थी उस टाइम पे लोगों के लिए, कि पल्स ऑक्सीमीटर को कैरी करके चलते थे। उस टाइम पे सबको पता था कि पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होता है जो इतना नेसेसरी होता है कि हमारे पास होना चाहिए। उस टाइम के बाद से लेके अब तक अब सबके घर पे ऑलमोस्ट पल्स ऑक्सीमीटर होता है। ठीक है, तो कोविड-19 में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ी है। नेक्स्ट वन इज अस्थमा वाले पेशेंट को नीड होती है इसकी। देन हम यूज कर सकते हैं निमोनिया वाले पेशेंट में। निमोनिया क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना लंग्स के पैरेन्काइमल सेल्स की। ठीक है, अनदर वन इज स्लीप एपनिया। तो इन सारी कंडीशंस में हमारे को पल्स ऑक्सीमीटर की नीड हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सेचुरेशन। सेचुरेशन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कुछ नॉर्मल SpO2। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं कि इन्फेंट की नॉर्मल सेचुरेशन कितनी होनी चाहिए, इन्फेंट अडल्ट की कितनी होनी चाहिए, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। नॉर्मल सेचुरेशन कितनी कितनी होती है, मोर देन 95%, या फिर हम कह सकते हैं 96 से 100% ऑक्सीजन जब आती है सेचुरेशन हमारी, वो होती है नॉर्मल इन्फेंट्स में, चिल्ड्रंस में और अडल्ट्स में। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोर देन 95%, कुछ बुकों में लिखा होता है मोर देन 95% और कुछ बुक्स में लिखा होता है 96 से 100%।
इसका मतलब समझ रहे हो, 95 से अबव अगर सेचुरेशन है तो वो नॉर्मल है, किसमें, अडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स में। ठीक है, अगर जो आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो मोर देन 91% है तो वो नियोनेट्स के लिए नॉर्मल है। नियोनेट्स में भी दो होते हैं, राइट, अर्ली नियोनेट्स जिसको हम न्यूबॉर्न कहते हैं और लेट नियोनेट्स, ठीक है, जो कि 7 से 28 दिन के होते हैं। तो नियोनेट्स के अंदर जो नॉर्मल सेचुरेशन होती है ऑक्सीजन की वो कितनी होती है, मोर देन 91%। और यही अगर हम बात करें कि कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वाला पेशेंट है या कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज वाला पेशेंट है, अगर उसकी सेचुरेशन मोर देन 60% है, इट मीन्स वो नॉर्मल है। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल क्राइटेरिया है हमारा सेचुरेशन का, ऑक्सीजन सेचुरेशन का। ठीक है, देन हम बात करते हैं प्रोसीजर। यहाँ पे प्रोसीजर से पहले मैंने ना कुछ पिक्स लगाई हुई हैं। ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, एक तो हम हॉस्पिटल्स के अंदर देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, जैसे कार्डियक मॉनिटर होता है ना, उसकी बहुत बड़ी प्रोब होती है, देन वो कार्ड प्रोब लगा के कार्डियक मॉनिटर में हमारे को शो होता है कि इतनी सेचुरेशन है। बट ये जो ऐसे पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है ऑक्सीमीटर के, जो हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इस तरीके की इमेजेस भी एग्जाम्स के अंदर आते हैं कि इस डिवाइस को क्या कहते हैं। तो ये जो डिवाइस होते हैं इन्हें हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। अब प्रोसीजर में हम इनको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्लाइंट की फिंगर पे अप्लाई कर सकते हैं, टोज पे अप्लाई कर सकते हैं, नोज की जो आगे की जो टिप होती है इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ईयर लोब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी वो जगह थी जहाँ पे हम SpO2 प्रोब को लगा सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशंस को। ठीक है, देन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल SpO2 कब कब होती है, इन्फेंट्स के अंदर कब होती है, जब 95 या 95 से अबव होती है। नियोनेट्स में कब होती है, जब मोर देन 91% होती है। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कि साइनोटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में मोर देन 60% होती है, तो वो नॉर्मल होती है। बट अगर आपको ये फाइंडिंग मिलती है कि जो आपकी जो सेचुरेशन है नॉर्मल पर्सन में वो जा रही है 91 से नीचे, तो इसका मतलब हमारे को नोटिफाई करना है फिजिशियन को कि पेशेंट की जो सेचुरेशन है वो डाउन जा रही है, राइट। अगर अब वो सेचुरेशन का जो लेवल है वो 85% से भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब O2 टू बॉडी टिश्यू इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जितने भी हमारे बॉडी के जो टिश्यूज थे उनको जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो उस कंडीशन में भी हमारे को इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी ही करनी है, ठीक है, विदाउट एनी डिले। और अगर कंडीशन आपकी जो नॉर्मल सेचुरेशन है ऑक्सीजन की वो जा रही है बिलो 70%, इट मीन्स इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, राइट। ठीक है, इस टाइम पे हमारे को कोई भी अवॉइडेंस नहीं करनी है, हमें इमीडिएटली पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है बिना किसी से सजेशन लिए। नर्सेज को राइट होता है कि वो O2 एडमिनिस्टर कर सकती है, वो इतनी एम्पावर होती हैं कि ऑक्सीजन स्टार्ट करने के लिए नर्सेज को परमिशन देने की नीड नहीं है, बिकॉज ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है जब हमारी वो कौन सा लेवल होता है जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, अगर O2 सेचुरेशन हो तो इतनी, तो वो जो लेवल होता है ऑक्सीजन का वो होता है बिलो 70 से नीचे जाती है, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये था आज हमारे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है हम छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक तरीके का नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये फाइंड आउट करता है O2 सेचुरेशन ऑफ क्लाइंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर O2 सेचुरेशन कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है उस चीज को। ठीक है, अब हम इसको कहाँ कहाँ पे किस किस पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज कर सकते हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट में, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, COPD वाला पेशेंट हो गया, लंग कैंसर हो गया, या तो COVID-19 वाले पेशेंट हो गया, अस्थमेटिक पेशेंट हो गया, निमोनिया वाला पेशेंट हो गया। तो इन सारी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। अब बात आ जाती है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कौन कौन सी थी। नॉर्मल वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया 95 या 95 से अबव यानी कि 96 to 100 जो वैल्यू रहती है वो होती है नॉर्मल। किसके अंदर, अडल्ट में, चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स में। नियोनेट्स के लिए होती है मोर देन 91% और साइनोटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लिए मोर देन 60% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्लाइंट की फिंगर पे, टोज पे, नोज पे, ईयर लोब पे। ये सारी वो पार्ट्स है
जहाँ पे हम O2 सैचुरेशन की प्रोब को लगा सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, अब रीडिंग कहाँ पे, कौन सी रीडिंग कब आएगी, जब हमें क्या करना है, अगर 91 से कम सैचुरेशन जा रही है तो इमीडिएटली हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। 85 से कम जा रही है यानी कि ये कंडीशन सीरियस होती जा रही है, इस टाइम पे भी हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, क्लोज ऑब्जर्वेशन करनी है। और अगर ये सैचुरेशन 70 से भी बिलो जा रही है, इट मीन्स इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ओके, तो ये था पल्स ऑक्सीमीटर। यहाँ पे मैंने आपको इमेज भी दी है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किस चीज की इमेज है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक है, अब आप कुछ में से कुछ लोग सोचते होंगे इसमें भी क्या ही पढ़ना है, बट नहीं, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो एज अ नर्सेज हमारे को पता होना चाहिए चेस्ट फिजियोथेरेपी किस लिए की जाती है, इसका क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किस किस कंडीशन में इसको नहीं करना चाहिए, कौन कौन से टाइप की फिजियोथेरेपी होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, एज अ नर्सेज बीइंग अ नर्स हमारे को क्या क्या केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के ये वाले टॉपिक भी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी हम किस लिए करवाते हैं, टू मोबिलाइज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। ठीक है, सबसे पहले चेस्ट फिजियोथेरेपी का पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, लंग्स को हेल्थी करना। राइट, अगर हमारे लंग्स हेल्थी होंगे तो इजिली ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाएगा। अगर हमारे लंग्स ही हेल्थी नहीं होंगे तो जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और फर्दर आगे डिजीज और कंडीशन हो सकती है। तो मेन पर्पस हमारा यही होता है कि हेल्थी लंग्स हो, उस चीज के लिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं और एयरवे पेटेंसी मेंटेन रहे। चेस्ट फिजियोथेरेपी से होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टू मोबिलाइज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, जो भी रेस्पिरेटरी के जो अंदर हमारे ट्रैक्ट में जो सिक्रीशन इकट्ठे हो जाते हैं उनको लूज करना फिजियोथेरेपी की हेल्प से, ताकि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल कर पाए और उसकी बॉडी को रिलैक्स मिले। राइट, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन किन कंडीशनों में हमारे को फिजियोथेरेपी अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला अनस्टेबल वाइटल साइन, अगर आपके बॉडी के वाइटल साइन ही अनस्टेबल हैं, वो ही नॉर्मल नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे को फिजियोथेरेपी नहीं करनी है, उस टाइम पे हमारे को फिजियोथेरेपी अवॉइड करनी है। अनदर वन इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर ICP बढ़ा हुआ है तो भी हमारे को फिजियोथेरेपी उस टाइम पे अवॉइड करनी है। राइट, अनदर वन इज ब्रोंकोस्पाज्म, किसी भी एयरवे पैसेज में ब्लॉक हो रखा है उस कंडीशन में भी हमारे को फिजियोथेरेपी नहीं करनी है। देन आता है टाइप्स, फिजियोथेरेपी के टाइप्स। फिजियोथेरेपी के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस लगाई हैं, एक नॉर्मली डिवाइस की और एक डिवाइस जिसमें पेशेंट उसको यूज कर रहा है। ये डिवाइस बहुत बारी एग्जाम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आया है, चाहे वो एम्स हो गया, चाहे वो RML हो गया, चाहे वो DSS भी हो गया, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस डिवाइस की पिक आई हुई है कि आइडेंटिफाई दिस डिवाइस, इस डिवाइस का नाम क्या है। तो इस डिवाइस का नाम जो होता है वो होता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ठीक है, ये एक तरीके का मैकेनिकल डिवाइस है, इसके अंदर क्या करता है, प्रमोट करता है मैक्सिमम इंस्पिरेशन को, और इसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी सिक्रीशन इकट्ठे हुए होते हैं वो लूज डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट इजिली इनहेल और एक्सहेल कर पाता है। ठीक है, अब दूसरी बात इसको करते हैं कि इसको किस पोजीशन में करवाना चाहिए। जब हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवाते हैं उस टाइम पे जो पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिटिंग पोजीशन या अपराइट पोजीशन, यहाँ हम कह सकते हैं फाउलर पोजीशन, जो कि होती है 45 to 60 डिग्री पे। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इनहेल करवाते हैं पेशेंट को स्लोली और मेंटेन करवाते हैं फ्लो, उसके अंदर जो रीडिंग्स होती हैं। राइट, आपने अगर फिजियोथेरेपी डिवाइस स्पायरोमेट्री, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देखा होगा फिजियोथेरेपी के टाइम पे, उसमें ना स्मॉल रीडिंग्स होती है कि आप कहाँ तक उस चीज को, उसके अंदर 3 बॉल्स होंगी, जब आप इनहेल करोगे उसके बाद जो आपको ब्रीथ जो होल्ड करनी है वो 5 मिनट तक उसकी ब्रीथ होल्ड करनी है, देन आप एक्सहेल करोगे, किससे, थ्रू माउथ। ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेल बाय नोज एंड एक्सहेल बाय माउथ, इस प्रोसेस को कहते हैं हम पर्स लिप, जो कि COPD वाले पेशेंट्स में करवाया जाता है। तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के टाइम पे भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है, हम इनहेल करेंगे थ्रू नोज एंड एक्सहेल करेंगे बाय माउथ। इनहेल करने के बाद हमारे को जो अपनी ब्रीथ है वो होल्ड रखनी है 5 सेकेंड्स तक,
एंड आफ्टर दैट हम एक्सेल करेंगे बाय माउथ। और जब हम एक्सेल करेंगे ना उस टाइम पे जो स्पायरोमीटर के अंदर जो 3 बॉल्स होंगी ना वो अप एंड डाउन होती हैं, राइट। वो कितने ऊपर तक जाती हैं उससे हमारे को पता चलता है कि हमारे लंग्स कितने एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं कि ये कितनी बार करवाना चाहिए। रिपीट दिस प्रोसेस 10 टाइम्स पर आवर, एटलीस्ट 10 टाइम्स हम इसको 1 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। मेनली यूज टू प्रिवेंट एटलेक्टिस, किस लिए करवाते हैं, ये इसलिए करवाते हैं ताकि जो हमारे लंग है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसका मेन पर्पस यही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के बारे में। नेक्स्ट वन इज परकशन, जिसको हम क्लैपिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा हाथ है ये स्ट्रेट है, देन हम इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं, कप शेप्ड हैंड कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, कप्ड हैंड होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, रिपीटली स्ट्राइक चेस्ट बोल। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस तरीके का हाथ बनाते हैं, जैसे आप छोटे बचपन में थे इस तरीके से धड़ाक जैसे मारते थे, राइट। और आवाज बहुत तेज गूंजती थी और लगता भी बहुत तेज था, बट हमें इसमें ऐसे नहीं करना है। इसके अंदर हमारे को स्लाइटली धीरे धीरे टैप करना है, जिससे जहां पे वो सिक्रीशन होगा ना वो क्या होगा, निकलेगा, ठीक है, लूज हो जाएगा वो सिक्रीशन और वो अपनी जगह छोड़ देगा, जिसकी वजह से इनहेल और एक्सेल आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा वो हम खाना खाते हैं, राइट, खाना खाते हमारे को एकदम से खांसी आती है, राइट। उस टाइम पे हमारी मम्मी क्या करती हैं, ऐसे ऐसे टैप करती है हमारे को, उससे क्या होता है, हमारे को रिलीफ फील होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यही होता है, परकशन में कप शेप्ड हैंड से हम स्ट्राइक करते हैं रिपीटेडली चेस्ट की वॉल पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या करते हैं, प्लेस पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड ऑन चेस्ट वॉल एंड अप्लाई वाइब्रेटिंग। जैसे कि आप ये यहाँ पे इमेज देख सक रहे हो, ठीक है। इसके अंदर क्या हो, वाइब्रेशन होती है। जैसे कि नॉर्मली हम यहाँ पे कहीं पे भी हाथ रखेंगे और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे शेक करते हैं ना, उस तरीके से हम करेंगे, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। अनदर वन इज पोस्चरल ड्रेनेज। पोस्चरल का मतलब होता है पोजिशन, ठीक है। प्लेस पेशेंट इन वेरियस पोजिशन टू परमिट ग्रेविटी ड्रेनेज ऑफ कंजेस्टेड लंग सेगमेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे कि कई बार होता है कि हमारी ये नाक बंद हो जाती है, हमारा कोल्ड होता है ना, एक नाक से हवा आ रही है जा रही है, एक नाक बिल्कुल ब्लॉक्ड है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, साइड लेटरल पोजीशन लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये हमारा जो राइट साइड का जो नोज ब्लॉक होता है, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो सिक्रीशन है वो नीचे की तरफ आते हैं और लूज डाउन होते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा एयर वे पेटेंसी वहां की मेंटेन हो जाती है। तो पोस्चरल ड्रेनेज में फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, इसमें भी हम यही करते हैं कि पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके जो सिक्रीशंस है वो ग्रेविटी की वजह से लूज डाउन हो जाए और उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। कब कब करनी चाहिए फिजियोथेरेपी, परफॉर्म इन मॉर्निंग के टाइम पे करनी चाहिए, 1 आवर बिफोर मील, खाना खाने से 1 घंटे पहले, और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद हमारे को फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। स्टॉप चेस्ट फिजियोथेरेपी इफ पेन अकर, अगर पेशेंट को कहीं पे भी पेन हो रहा है तो उस टाइम पे हमारे को फिजियोथेरेपी को स्टॉप कर देना चाहिए। इफ क्लाइंट इज रिसीविंग अ ट्यूब फीडिंग, अगर किसी भी पेशेंट को आरटी ट्यूब है, एनजी ट्यूब है, तो उस टाइम पे हमारे को फिजियोथेरेपी करवानी है, तो सबसे पहले हमारे को फीडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। फीडिंग स्टॉप करके एस्पिरेट रेजिडुअल बिफोर बिगिनिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी। रेजिडुअल से आपको पता चलता, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, रेजिडुअल का मतलब होता है, हमारे नॉर्मली क्वेश्चन आता है स्टमक की रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, जो कि होती है 100 ml। रेजिडुअल का मतलब होता है कि आपने खा लिया, वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं खा रहे तो आपके स्टमक के अंदर 100 ml की कैपेसिटी होती है, रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि 100 ml फिर भी रहता ही रहता है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूब फीडिंग चल रही है तो उस टाइम पे सबसे पहले फिजियोथेरेपी से पहले ट्यूब फीडिंग को बंद करना है, और जितना भी उसका रेजिडुअल अमाउंट है उसको एस्पिरेट करना है, देन हम फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर इफ प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई भी ब्रोंकोडायलेटर पेशेंट को चल रही है तो 15 मिनट पहले फिजियोथेरेपी से पहले उसको देंगे, ताकि उसको और ज्यादा रिलैक्स फील हो। अनदर वन इज स्टॉप प्रोसीजर इफ साइनोसिस और एक्सर्शन। अगर किसी पेशेंट को साइनोसिस दिखता है, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रही है, या एक्सर्शन दिख रहा है, एक्सर्शन मतलब सफोकेशन फील हो रही है, तो उस टाइम पे भी हमारे को फिजियोथेरेपी को स्टॉप कर देना है। अनदर वन इज प्रोवाइड माउथ केयर आफ्टर प्रोसीजर। किसी भी प्रोसीजर के बाद, फिजियोथेरेपी के बाद हमारे को क्या करना है,
माउथ केयर प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को। ये तो था प्रोसीजर। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर क्या क्या है। नर्सिंग केयर के अंदर करना है असेस ब्रीथ साउंड एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। ब्रीथ साउंड को असेस करना है और मेंटेन करनी है और मॉनिटर करनी है ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की। एडमिनिस्टर करना है ब्रोंकोडायलेटर म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है म्यूकस को, ठीक है। तो एडमिनिस्टर करना है हमारे को फिजियोथेरेपी से पहले ब्रोंकोडायलेटर हो गया या म्यूकोलाइटिक हो गया। पोजीशन क्या क्या देनी है, पोजीशन हमेशा हमें फाउलर पोजीशन ही देनी है ताकि रेस्पिरेटरी पैसेज वे मेंटेन रहे पेशेंट का, राइट। नेक्स्ट वन इज पोस्चरल ड्रेनेज। पोस्चरल ड्रेनेज मैंने अभी आपको बताया था एक टाइप का फिजियोथेरेपी में आता है, ठीक है। पोस्चरल ड्रेनेज में साइड लाइन पोजिशन दे सकते हैं, पोजिशन प्रोन पोजिशन दे सकते हैं विद हेड लोअर देन अफेक्टेड सेगमेंट, डीप ब्रीथ होल्ड एक्सेल, यानी कि डीप ब्रीथ देन होल्ड करेंगे देन एक्सेल करेंगे। तो इस तरीके की एक्सरसाइज भी हम पेशेंट को करवा सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था वो था हमारा पल्स ऑक्सीमीटर और चेस्ट फिजियोथेरेपी पे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, आपको कोई डाउट ना हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा स्टार्ट होगा आपसे आगे से रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर हैं 1 by 1 हम उनको कवर करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पे, राइट। तो चलिए हम कल दोबारा से इसी टाइम पे मिलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के साथ में। थैंक यू सो मच।